नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ विशाल। आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वी गोना डिस्कस एन इंपॉर्टेंट जजमेंट विच इज गिवन बाय मद्रास हाई कोर्ट। इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा की जाने वाली फोन टैपिंग क्या ये किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू इंडिविजुअल। हम सभी जानते हैं कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड होता है। तो कोर्ट के समक्ष ये प्रश्न था, जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन या लॉ इन्फोर्समेंट के पर्पज से किसी व्यक्ति की फोन की टैपिंग करती है, तो क्या उस टैपिंग से किसी व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी वायलेट होती है। तो देखते हैं इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और क्या रीजनिंग को अडॉप्ट किया। सी पी किशोर वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025। इस केस में कोर्ट के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। पहला प्रश्न, whether the tapping of phones of individuals by the law enforcement agencies constitutes the violation of right to privacy of the concerned individual। तो पहला प्रश्न तो यही था कि क्या जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी व्यक्ति की फोन को टैप करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्या वह किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। बिकॉज अगर राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट के समक्ष यह भी प्रश्न था कि हम सभी जानते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कई बार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फोन टैपिंग जैसे कार्य को करना भी पड़ता है। बिकॉज कई बार देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानने के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए कई बार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फोन टैपिंग का भी प्रयोग करती है। सो द कोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि फोन टैपिंग किन परिस्थितियों के अंदर और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर अलाउड है। तो पहला प्रश्न कोर्ट के सामने यही था कि क्या फोन टैपिंग वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा प्रश्न था कि किन परिस्थितियों के अंदर और किस एक्सटेंट तक फोन टैपिंग को किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आइए देखते हैं। इस केस के फैक्ट्स बहुत सीधे से सरल से, मैं आपको बहुत ही इजी वे के अंदर इस केस के फैक्ट्स समझा देता हूं। इस केस के अंदर अक्यूज्ड वन, इस केस के अंदर जो अक्यूज्ड वन है, जनरली ही इज एन IRS ऑफिसर, ही इज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन चेन्नई। तो जनरली अक्यूज्ड वन, बिकॉज ही इज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन चेन्नई, तो वो रेड करता है प्रीमाइसिस को। सो नाउ ही रेड्स द प्रीमाइसिस ऑफ अक्यूज्ड नंबर 2। Accused number 2 है, he is an MD of, P किशोर is an MD of a company MS Avron Education Limited चेन्नई। तो ध्यान से समझिएगा, accused 1 इस केस के अंदर एक IRS ऑफिसर है who is an assistant commissioner of income tax, और वो रेड करता है प्रीमाइसिस को accused 2 की प्रीमाइसिस। अब accused 2 MD है एक एडटेक कंपनी, एजुकेशन कंपनी का। अब रेड के पीछे का कारण था कि accused 1 के पास इंफॉर्मेशन थी कि accused 2 ने उसके द्वारा पे किए जाने वाले इनकम टैक्स को या उसके द्वारा पेएबल इनकम टैक्स को पे नहीं किए। तो इंपॉर्टेंट जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्यूज्ड 1 ने अक्यूज्ड 2 की प्रीमाइसिस पर रेड किया। उसको कुछ इंपॉर्टेंट दस्तावेज मिले जिससे सिद्ध होता था कि अक्यूज्ड 2 ने टैक्स की चोरी की है। अब इस केस के अंदर मोड़ कहां पर आता है, इस केस के अंदर अक्यूज्ड 1 और अक्यूज्ड 2 के बीच में एक डील हो जाती है। वो डील ये होती है कि अक्यूज्ड 1 अक्यूज्ड 2 के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अक्यूज्ड 2 को अक्यूज्ड 1 को, मतलब उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को 50 लाख रुपए ब्राइब, मतलब रिश्वत के तौर पर देने होंगे। और यह तय हुआ कि अक्यूज्ड 1 को जो पैसे पहुंचाए जाएंगे वो पहुंचाए जाएंगे अक्यूज्ड 3 के थ्रू। अब सीधी सी बात है, रिश्वत का पैसा कोई डायरेक्टली नहीं लेता है। जो भी लोग रिश्वत लेते हैं, जो भी लोग ब्राइब लेते हैं, तो वो पैसे को किसी न किसी तरह घुमा कर लेते हैं, सो दैट इन केस अगर वो पकड़े भी जाएं तो मनी के ट्रेल को ढूंढना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो यह निश्चित हुआ कि इस कंपनी के MS एनवरॉन लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर 50 लाख रुपए अक्यूज्ड 1, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को पहुंचाएंगे। अक्यूज्ड 3 अक्यूज्ड 1 का मतलब ऑफिसर का फ्रेंड ही है। तो अक्यूज्ड 2 अक्यूज्ड 3 को पैसा देंगे और वो पैसा जो है वो अक्यूज्ड 1 तक पहुंचाया जाएगा। अब यह खबर CBI की एंटी करप्शन ब्रांच तक पहुंची चेन्नई में, और उन्होंने एक FIR दर्ज की, और उसके साथ साथ उन्होंने सरकार से, गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की कि उन्हें अक्यूज्ड 2 के फोन को टैप करने की परमिशन चाहिए।
बिकॉज वो चाहते थे कि उनके पास पुख्ता जानकारी हो, जिस जानकारी के बिहाफ पर वो रेड करें और वो इन तीनों या इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सके और उनके खिलाफ करप्शन का केस बना सके, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। तो इस रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट्स ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी ने सीबीआई की रिक्वेस्ट पर एक इंटरसेप्शन ऑर्डर जारी किया। मतलब आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के फोन को टैप करना होता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जनरली रिक्वेस्ट देती हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपने अथॉरिटी के अंदर ही फोन की टैपिंग कर सकता, नहीं। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ऑफिसर अगर उसको फोन की टैपिंग करनी है किसी इंडिविजुअल की तो उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, और वहां से अप्रूवल आने के पश्चात लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फोन को टैप कर सकती हैं। तो इस केस के अंदर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीआई की रिक्वेस्ट पर फोन टैपिंग के ऑर्डर जारी कर दिए। फोन की टैपिंग की गई और इस टैपिंग से जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके बिहाफ पर सीबीआई ने अक्यूज 1 के घर पर रेड मारी, क्योंकि जब फोन की टैपिंग हुई तो सीबीआई को पता चल गया कि ये लोग जो है वो करप्शन की गतिविधि में सम्मिलित है, ये लोग 50 लाख रुपए की करप्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो सीबीआई ने उस डाटा के उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अक्यूज 1 के प्रीमाइसेस पर रेड की और अक्यूज 1 और अक्यूज 3 को रंगे हाथों पकड़ लिया। जी हां, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सो द सीबीआई रेडेड द प्रीमाइसेस ऑफ अक्यूज 1, इनकम टैक्स ऑफिसर के प्रीमाइसेस घर पर रेड की और अक्यूज 1 और 3 को पकड़ लिया गया और उनके पास एक बैग बरामद हुआ, एक बॉक्स बरामद हुआ जिसके अंदर पॉलिथीन का पैकेट था जिसके अंदर 50 लाख रुपए थे। अब यहां पे सीबीआई के पास एक क्रेडिबल पीस ऑफ एविडेंस आ गया, लेकिन अब ये केस कहां से ओरिजिनेट हुआ? ये केस ओरिजिनेट हुआ इस इंटरसेप्शन ऑर्डर को जो जारी किया गया था सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगेंस्ट अक्यूज नंबर 2, क्योंकि सेक्रेटरी ने अक्यूज नंबर 2 की फोन टैपिंग करने की परमिशन दी थी सीबीआई को। अक्यूज नंबर 2 ने, पी किशोर ने मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई कि यह जो इंटरसेप्शन ऑर्डर जारी किया गया है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यह इंटरसेप्शन ऑर्डर इट इज वायलेटिव ऑफ माय राइट टू प्रिवेसी। अब मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या ये इंटरसेप्शन ऑर्डर, टैपिंग ऑर्डर जो जारी किया गया सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज इट रियली वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी? तो इस केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी प्लस द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इशू टैपिंग ऑर्डर, इन दोनों को डिटेल में स्टडी किया और अंत में एक जजमेंट दी। राइट, अब वो जजमेंट क्या दी वो हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में। देखिए फैक्ट्स देखिए। द petitioner accused number 2, Mr. P. Kishore, was the managing director of Mr. Avron Education Limited, Chennai. The Secretary to the Government of India, MHA, Ministry of Home Affairs, passed an order under Section 5, Subsection 2 of the Act and Rule 419, Subrule A1 of the rules, authorizing the interception of messages. The order alleged that the interception should be disclosed to the CBI for reasons of public safety and in the interest of public order. तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अक्यूज्ड 2 के खिलाफ सीबीआई ने एक रिक्वेस्ट इशू की टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्हें परमिशन चाहिए अक्यूज्ड 2 का फोन टैप करने के लिए, और ये परमिशन जो है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी बाय ऑथराइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। राइट, नेक्स्ट। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर देखिए, इसी के साथ साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई ने एक एफआईआर फाइल की अगेंस्ट अंशु रविंदर, आईआरएस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अक्यूज नंबर 1, पिटिशनर जो इस केस के अंदर पिटिशनर है अक्यूज नंबर 2, एंड मिस्टर उत्तम बोरा अक्यूज नंबर 3। राइट, अंडर सेक्शन 120B, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीनल कोड प्लस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, क्योंकि ये सब करप्शन के केस में ही सम्मिलित थे, इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्लस रेलेवेंट सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन्वोक किए गए। अब देखिए, एफआईआर ने कहा कि A1 हैज कंडक्टेड अ सर्च, मतलब ऑफिसर ने कंडक्टेड अ सर्च इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ द Avron Education Limited on the ground of having concealed certain taxable income. A1 was alleged to have demanded a bribe of rupees 50 lakhs from A2 pursuant to this conspiracy. And A2 was to hand over the said sum of money to A3 who was a friend of A1. ठीक, जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वही हैं। देखो, सीबीआई इन द कोर्स ऑफ रेड ऑन द रेसिडेंस ऑफ A1, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, intercepted and apprehended A1 and
A3 with a carton box in a polythene bag, right? अब आपको मैं फैक्ट्स एक बार दोबारा से सम अप कर दूं, क्योंकि फैक्ट्स केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? फैक्ट्स के आधार पर ही एप्लीकेबल लॉ कोर्ट द्वारा निर्धारित डिटरमिन किया जाता है। सीधे सा फैक्ट्स हैं इस केस के अंदर। एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक बिजनेसमैन के घर पर ऑफिस प्रेमाइसिस पर रेड की। वहां पर जाकर रेड के पश्चात पता लगा कि वो जो बिजनेसमैन है उसने उसके द्वारा जो टैक्स जमा किया जाना था अंडर लॉ वो उसने नहीं किया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बिजनेसमैन को कहा कि आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए, मैं आपका मामला यहीं सेटल कर देता हूं, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए। मामला सेटल हो गया। यह निर्धारित किया गया कि बिजनेसमैन इनकम टैक्स ऑफिसर के फ्रेंड को पैसा देगा और वो पैसा जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर तक पहुंच जाएगा। अब इस बात का पता चेन्नई में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को लगा। तो एंटी करप्शन ब्रांच ने सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि वो परमिशन दें कि बिजनेसमैन का फोन टैप किया जाए, ताकि पता लग सके कि ये ब्राइब जो है वो किस प्रकार से दी जा रही है और कहां पर दी जा रही है। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरसेप्शन ऑर्डर, टैपिंग ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत सीबीआई को ऑथराइज किया गया कि वह बिजनेसमैन के फोन को टैप कर सके। इस फोन के टैप करने के पश्चात प्राप्त हुई जानकारी, इंफॉर्मेशन के आधार पर सीबीआई ने इनकम टैक्स ऑफिसर की प्रेमाइसिस पर रेड की और वहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर और उसके दोस्त को पकड़ लिया रेड हैंडेड विद मनी। अब यहां पर जिस व्यक्ति का फोन टैप किया गया था बिजनेसमैन का, उसने मद्रास हाईकोर्ट में यह चैलेंज किया कि मेरा फोन टैप किया गया है by the authorities without following the due process of law and this is violation of my right to privacy। अब इस इंटरसेप्शन ऑर्डर को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाना था और मद्रास हाईकोर्ट वुड हैव डिटरमाइंड कि ये इंटरसेप्शन ऑर्डर सही है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर या गलत है। लेट्स सी। अब टू डिटरमिन कि ये इंटरसेप्शन ऑर्डर कानून के तहत जारी किया गया है या कानून के विरोध में, कानून की अवहेलना करते, कानून को वायलेट करते हुए, तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि फोन टैपिंग का लॉ, कौन से ऐसे लॉ हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो सरकार को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो फोन टैप कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं, देखिए इस केस के अंदर ना दो राइट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट खा रहे हैं। पहला राइट है राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि हिज प्राइवेसी शैल बी रिस्पेक्टेड। अब जब कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट रेसिडेंस के अंदर, अपने प्राइवेट प्रीमाइसेस में फोन पे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज भी किया गया। चाहे वो गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की जजमेंट हो, चाहे वो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट हो, चाहे वो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट हो, इन सभी जजमेंट्स के अंदर द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के प्राइवेट स्पेस में कोई बातचीत कर रहा है तो ऑब्वियसली ही इज एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो हर व्यक्ति के पास राइट टू प्राइवेसी है अंडर राइट टू लाइफ, अंडर आर्टिकल 21, वो उसका अधिकार है। दूसरे पक्ष में सरकार है। सरकार को लॉ एनफोर्समेंट के लिए कई बार फोन टैपिंग करनी पड़ती है। अब फोन टैपिंग के तहत क्या होता है कि जो मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे होते हैं थ्रू फोन, उन मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया जाता है और इन मैसेजेस के आधार पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं और क्राइम के अगेंस्ट एविडेंस को एकत्रित करती हैं। तो प्रश्न आता है कि जब सरकार फोन टैपिंग कर रही है तो सरकार इट इज डूइंग इट इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट से ऑब्वियसली बात है सोसाइटी, समाज का इंटरेस्ट, समाज के हित पूर्ण होंगे। तो यहां पर प्रश्न आ रहा है इंडिविजुअल राइट्स का, इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी और समाज ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, समाज के हित का। तो इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इन दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करना होगा, क्योंकि लॉ हमेशा बैलेंस करता है, लॉ हमेशा पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस ही करता है। दिस इज व्हाट द लॉ डज। अब इस केस के अंदर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो सरकार को ये पावर, अथॉरिटी देता है कि वो किसी व्यक्ति के फोन को टैप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के फोन द्वारा या किसी अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस द्वारा जारी किए गए मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उत्तर है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। जी हाँ, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो 1885 में बनाया गया था कॉलोनियल सरकार द्वारा, वो आज भी फोर्स में। और इस एक्ट के सेक्शन 5 और प्रिसाइजली सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के तहत सरकार को यह पावर है कि वो किसी व्यक्ति की फोन द्वारा या अन्य कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट द्वारा ट्रांसमिट किए हुए मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, टैप कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। देखिए
सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, इस सेक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि सरकार फोन टैपिंग की परमिशन दे सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो पहली कंडीशन है, इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लोग पब्लिक सेफ्टी, लोग पब्लिक सेफ्टी के लिए या लोक सुरक्षा के लिए, जन सुरक्षा के लिए। दूसरा, इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में। तो मतलब इस एक्ट के या इस सेक्शन के तहत सरकार अपनी टैपिंग की पावर्स को तभी एक्सरसाइज कर सकती है या तो पब्लिक इमरजेंसी हो, जन आपातकाल हो, या फिर जन सुरक्षा के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अब देखिए किसके पास पावर है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, और एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो कंडीशंस क्या हैं? पहली बात, पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक सेफ्टी को कोई थ्रेट होना चाहिए। उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इन सरकारों द्वारा ऑथराइज किया गया कोई अधिकारी, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो, अगर उसको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगर सरकार या उसके द्वारा ऑथराइज किए गए किसी अधिकारी को लगता है कि देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता और इंटीग्रिटी, अखंडता के हित में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, हमारे राष्ट्रों के साथ, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए, पब्लिक ऑर्डर और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो अगर किसी सरकार, ये सरकार द्वारा ऑथराइज किए गए ऑफिसर को ये 5 ग्राउंड्स नजर आते हैं। पहला, सिक्योरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, उसके पश्चात पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और प्रिवेंट इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस मतलब ऑफेंस, अपराध को भड़काना। इन सभी को रोकने के लिए, इन सभी आधारों पर the officer by order direct that any message or class of message from any person or class of person relating to any particular subject brought for transmission by or transmitted or received by any telegraph shall not be transmitted or shall be intercepted। तो अगर सरकार या उसके द्वारा ऑथराइज किए गए किसी भी ऑफिसर को यह लगता है कि पब्लिक इमरजेंसी है या फिर पब्लिक सेफ्टी को कोई खतरा है और देश की सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और पब्लिक ऑर्डर, हमारे विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध आदि को बचाने के लिए यह आवश्यक है, तो वह एक ऑर्डर जारी कर सकता है और इस ऑर्डर के पश्चात वह ऑथराइज कर सकता है कि किसी भी टेलीग्राफ, अब आपका जो फोन है दिस इज ऑल्सो टेलीग्राफ, आपका जो जब आप जब इंटरनेट की सहायता से अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजेंगे वो भी टेलीग्राफ है। तो किसी भी टेलीग्राफ से इशू किए गए कोई भी मैसेज को या तो सरकार बीच में ही रोक सकती है उसकी ट्रांसमिशन को, या फिर उसको इंटरसेप्ट भी कर सकती है। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑथराइजेस द गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट, मतलब टैप एनी मैसेज दैट इज इशूड ट्रांसमिटेड बाय एनी टेलीग्राफ। टेलीग्राफ आपका फोन भी टेलीग्राफ है, राइट। इसके साथ साथ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951, अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 को हमने समझा और पढ़ा। इसके साथ साथ वी हैव इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951। अब इस रूल्स, इन रूल्स के रूल नंबर 419 ए सब रूल 1 के तहत कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सरकार किसी ऑफिसर को ऑथराइज कर रहा है कि वो फोन टैपिंग का ऑर्डर जारी कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो ऑर्डर्स है ना बच्चा, टैपिंग का या फोन इंटरसेप्शन का, ये ऑर्डर्स जो हैं दीज आर ऑर्डर्स विच आर डायरेक्टली गोइंग अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। इसलिए जरूरी है कि इन ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के थ्रू ही इशू किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सरकार को ये पावर दे दोगे कि वो बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के हर किसी का फोन टैप करते रहे, तो इस तरह लोगों की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगी।
सरकार अपने इन पावर्स का प्रयोग करते हुए हर किसी का फोन टैप करेगी, हर किसी के मैसेजेस और कम्युनिकेशन को टैप करेगी और लोगों के राइट टू प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन होगा बहुत बड़े स्तर पर। इसीलिए सरकार को ये पावर तो दी गई है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, लेकिन इसके साथ साथ ये इंश्योर करने के लिए कि इस पावर का अब्यूज ना हो, टेलीग्राफ रूल्स के अंदर कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी डाली गई है। हालांकि ये जो रूल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही पीयूसीएल केस के अंदर, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर डायरेक्शंस दी थी, उन डायरेक्शंस को ही इन रूल्स के फॉर्म में सरकार ने लागू कर दिया। राइट, तो रूल्स क्या कहते हैं, देखिए रूल 419 ए सब रूल 1, डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन ऑफ मैसेज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। देखिए, कैन बी डन बाय ऑर्डर मेड बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the MHA or secretary to the state government in charge of the home department in unavoidable circumstances. Such order may be made by an officer not below the rank of joint secretary to the government of India who has been authorized by home secretary. तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की परसुएंस में ही यह रूल्स बनाए गए हैं, इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951। इन रूल्स का रूल 419 ए सब रूल 1 ये कहता है कि सरकार यूनियन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राज्य सरकार का सेक्रेटरी टू द होम अफेयर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अगर इमरजेंसी ही कोई आ गई है, ठीक है, कि अब सीधी सी बात है ये सेक्रेटरीज होते हैं बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, इनके पास सिर्फ अभी फोन टैपिंग का ही काम नहीं है, इनके पास बहुत सारे काम होते हैं, ऑब्वियसली दे आर रनिंग द स्टेट्स। तो इसीलिए हो सकता है कि कोई इमरजेंसी के केस में आपको इमीडिएट टाइपिंग ऑर्डर्स चाहिए और ये लोग अवेलेबल ना हो या इन तक बात पहुंचाई ना जा सके, तो इस केस के अंदर इनके अलावा कोई और अधिकारी जो इन्हीं के द्वारा ही ऑथराइज किया गया, मतलब यूनियन होम सेक्रेटरी और स्टेट होम सेक्रेटरी अगर किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को ऑथराइज कर दे तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भी टैपिंग के ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही नहीं है कि टाइपिंग का ऑर्डर जो है वो किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अन्य कोई अथॉरिटी हो, ऐसा ही नहीं है कि उनके किसी भी रैंक का ऑफिसर जो है वो टाइपिंग का ऑर्डर इशू कर देगा। नहीं, टाइपिंग के ऑर्डर जो है वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से आने चाहिए। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स अगेन मैं फिर ये बता रहा हूं क्योंकि टाइपिंग राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट हो। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा, रूल 419 ए सब रूल 17। अब फॉर एग्जांपल अब एक बार टाइपिंग के ऑर्डर्स आ गए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने फोन की टैपिंग या किसी अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस की टैपिंग कर ली, अब उसके पश्चात एक रिव्यू कमेटी बैठेगी। रिव्यू कमेटी, उस रिव्यू कमेटी के अंदर सेंट्रल लेवल पे आपके कैबिनेट सेक्रेटरी 1 प्लस सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स प्लस सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो एक समिति रिव्यू कमेटी बैठेगी और वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये जो टाइपिंग ऑर्डर्स जारी किए गए हैं ये टाइपिंग ऑर्डर्स प्रॉपर रिक्वायरमेंट, प्रॉपर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के थ्रू ही जारी किए गए हैं। मतलब इन टाइपिंग ऑर्डर्स को जारी करते वक्त जो भी कानून की रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण तरीके से फुलफिल की गई है या नहीं की गई। अगर इस कमेटी को लगता है कि ये टाइपिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं बिना किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, लीगल रिक्वायरमेंट, कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट जो हमने अभी पढ़ी है, रूल 419 ए सब रूल 1, तो उस केस के अंदर रिव्यू कमेटी जो है वो इन टैपिंग के द्वारा, ये टैपिंग के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को डिस्ट्रॉय करने के आदेश भी दे सकती है। तो ध्यान से समझना कि टाइपिंग ऑर्डर्स जो है वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स ही दे सकते हैं या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर। इसके पश्चात जब एक बार टैपिंग हो गई, उससे जानकारी प्राप्त हो गई, अब उस जानकारी के प्राप्त होने के पश्चात एक रिव्यू कमेटी बैठेगी जिसके अंदर होम से यूनियन सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये तीनों मिलकर देखेंगे कि इन टाइपिंग ऑर्डर्स को जारी करते वक्त क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरे किए गए नहीं किए गए। अगर उनको लगता है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं किए गए हैं तो वो ऑर्डर दे देंगे कि इस टाइपिंग से जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। देखिए, व्हेन द रिव्यू कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द डायरेक्शंस आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेफर्ड अबव, मतलब प्रोविजन अंडर रूल 1, then it may set aside the directions and orders for destruction of the copies of intercepted messages। देखिए, तो ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आ गई इंडियन टेलीग्राफ एक्ट
सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 इसके साथ में रूल्स 419 ए सब रूल 1 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951। अब इसके साथ साथ हम केस लॉ की बात करते हैं। देखिए आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट केसेस बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं बट हमारे पास समय लिमिटेड है, इसलिए आई विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट केसेस। वन इज गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और उसके बाद PUCL पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस के अंदर एक कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को क्लियरली स्पष्ट तौर पर रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो व्यक्ति की फंडामेंटल राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। ठीक है, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको छोटा सा फैक्चुअल बेसिस बताता हूं। इस केस के अंदर क्या हुआ, मध्य प्रदेश की जो पुलिस रेगुलेशंस थी वो पुलिस ऑफिसर्स को ऑथराइज कर सकती थी कैन दे कैन गो फॉर डोमिसिलरी विजिट्स। अभी डोमिसिलरी विजिट्स क्या होती है, मतलब पुलिस को ये अधिकार दिया गया था इन रेगुलेशंस के तहत कि अगर उनको लगता है कि कोई अपराधी है तो वो उस अपराधी के ऊपर नजर रखने के लिए या उस अक्यूज के ऊपर नजर रखने के लिए वो उसके घर के आसपास जो है वो गश्त लगा सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। कई बार तो ऑफिसर जो हैं वो घर पर जाकर नॉक भी करते थे टू इंश्योर करने के लिए अपराधी घर पर है या नहीं है। अब इन रेगुलेशंस को चैलेंज किया गया दैट दे आर वायलेटिंग राइट टू प्राइवेसी बिकॉज एक व्यक्ति जो अपने घर के अंदर है, अब सीधी सी बात है राइट टू प्राइवेसी का मतलब है व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने घर के अंदर चैन से बैठ सके, अपनी क्लोज स्पेस को एंजॉय कर सके और साथ में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है उसके पास। तो कोर्ट के समक्ष प्रश्न आया कि जब एक व्यक्ति के सर पर हमेशा दबाव रहेगा कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसके ऊपर सर्विलेंस कर रहा है, तो उसका एक तो राइट टू प्राइवेसी भंग हो जाएगा, वो अपने प्राइवेट स्पेस का आनंद नहीं उठा पाएगा। दूसरा उसका राइट टू मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज अब जब उसको लग रहा है कि उसके आसपास सर्विलेंस हो रही है तो सपोज उसको घर से बाहर जाना किसी काम के लिए वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके ऊपर उसके दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा कि ही इज ऑलवेज बीइंग वॉच्ड बाय द एजेंसीज। तो कोर्ट के समक्ष प्रश्न आया क्या ये जो डोमिसिलरी विजिट्स ऑथराइज करने वाली रेगुलेशंस है क्या ये राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 19 को वायलेट नहीं कर रहे? कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। कोर्ट सेड कि राइट टू प्राइवेसी ये जो राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 21 और अंडर आर्टिकल 19 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दे शैल बी फॉलोड और फुलफिल्ड विद ड्यू केयर। उनको सिर्फ इसी आधार पर वॉयलेट किया जा सकता है इफ देयर इज अ कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट, मतलब राज्य के हित के लिए, लोक हित के लिए इन राइट्स को वॉयलेट किया जा सकता है। अब लोक हित क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रेडेड क्रिमिनल है, कोई बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है, अगर उसके ऊपर निगरानी रखनी है, वो निगरानी इसलिए रखी जाती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो क्राइम ना करे कोई, ताकि वो किसी ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो यहां पर जो स्टेट इंटरेस्ट है, कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट है, ये इंश्योर करता है कि उस व्यक्ति के राइट्स को एक एक्सटेंड तक कर्टेल किया जा सके, क्योंकि ये व्यक्ति को अगर आप खुला छोड़ दोगे उसको अधिकारों को, उसके अधिकारों को फुलफिल करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, वो व्यक्ति जो है वो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर स्टेट इंटरेस्ट, कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट ये कह रहा है कि इस व्यक्ति के अधिकारों को कर्टेल किया जा सकता है, उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कैन बी प्रोटेक्टेड। लेकिन सामान्य केसेस के अंदर कोर्ट कहता कि ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, राइट टू प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट महत्वपूर्ण है, तो सामान्य केसेस के अंदर इनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। देखिए गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, देयर कैन बी अ डाउट, there can be no doubt that privacy and dignity claims deserve to be examined with care and to be denied only when an important countervailing interest is shown to be superior. So if the court find that claimed right is entitled to protection as a fundamental privacy right, a law infringing it must satisfy the compelling state interest. तो कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी को तभी वॉयलेट किया जा सकता है अगर इस वॉयलेशन से कहीं ना कहीं राज्य को, समाज को कुछ फायदा पहुंच रहा हो, ठीक है। तो अगेन राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं उसके स्कोप को कोर्ट ने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नेक्स्ट PUCL पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। अब इस केस के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रश्न था कि फोन टैपिंग, स्पेसिफिक प्रश्न था कि फोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करती है या नहीं करती है। डज फोन टैपिंग वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी और नॉट? तो कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा, पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू प्राइवेसी। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने प्राइवेट स्पेस को एंजॉय कर सके विदाउट एनी इंटरप्शन। यहां तक कि हर व्यक्ति को अधिकार है राइट टू प्राइवेसी के अंदर कि वो अपने से संबंधित निर्णय खुद ही कर सके।
हर व्यक्ति को अधिकार है राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि अगर वो चाहता है कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर वो शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। तो कोर्ट कैटेगोरिकली सेड कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्राइवेसी, राइट। राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति के पास है, और ये राइट टू लाइफ का ही एक भाग है। हम सभी जानते हैं राइट टू लाइफ को कोर्ट ने बहुत ब्रॉड वे के अंदर इंटरप्रेट किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या फोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है? कोर्ट सेड यस, बिकॉज जब कोई व्यक्ति फोन पर बातचीत कर रहा होता है तो सामान्य तौर पर देखा गया कि ही डज नॉट वांट टू बी हर्ड, क्योंकि ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन इतनी प्राइवेट हो सकती है, ये बातचीत कम्युनिकेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल हो सकती है कि ही वांट कि इस बातचीत का पता किसी अन्य को ना लगे, सिर्फ उसके और जिसके बीच में बातचीत हो रही है उन दोनों के बीच में ही ये बात रहे। तो व्हेन अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग थ्रू अ फोन, तो ऑब्वियसली ही इज पासिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और वो चाहता है कि उस इंफॉर्मेशन को कोई अन्य व्यक्ति ना सुने। तो इसीलिए हैविंग अ फोन, जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट टू प्राइवेसी, राइट। क्योंकि फोन के थ्रू ऑब्वियसली बात है बहुत कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस एक्सचेंज किए जाते हैं। तो इसीलिए जब भी व्यक्ति कोई फोन पे बात कर रहा है तो वो अगर चाहता है कि कोई उसको ना सुने तो ऑब्वियसली ही हैज द राइट नॉट टू बी ओवरहर्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and the personal liberty enshrined under Article 21 of the Constitution. The right to hold a telephone conversation in the privacy of one home or office without interference can be claimed as a right to privacy. कोर्ट ने देखो ये कहा ना, right to hold a phone conversation in the privacy of one's home without interference is a right to privacy. Conversation on the phone are often of an intimate and confidential character, ठीक है। टेलीफोन टैपिंग इनफैक्ट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साफ साफ कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो टेलीफोन टैपिंग होती है वो आर्टिकल 21 को इनफैक्ट करती है, मतलब उसको वायलेट करती है। अब सीधी सी बात है, आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21 सेज नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब राइट टू प्राइवेसी इज राइट टू लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ तभी डिस्टर्ब किया जा सकता है व्हेन और बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। राइट टू प्राइवेसी को सिर्फ उन्हीं कंडीशन के अंदर डिस्टर्ब किया जा सकता है, वायलेट किया जा सकता है, जब लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई प्रोसीजर को पूरी तरह से फुलफिल किया जा सके। अब प्रश्न वही घूम फिर कर आ गया, प्रश्न यही आ गया क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सिर्फ उन्हीं कंडीशन में वायलेट किया जा सकता है जब सरकार लॉ के द्वारा स्थापित किया गया प्रोसीजर पूर्ण तरीके से फॉलो करे। और लॉ का प्रोसीजर क्या है मैंने आपको बताया ही है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट प्लस रूल 419 सब रूल 1 एंड सब रूल 17। देखिए कोर्ट सेड, अब एक चीज और ध्यान से समझना, इसी केस के अंदर कोर्ट ने एक और चीज बोली। जब हमने रूल 5 सब रूल सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 पढ़ा था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का, उसके अंदर एक सेक्शन के वो पहली लाइन के अंदर ही एक कैवेट था, वो कैवेट था ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 का प्रयोग करके किसी की फोन टैपिंग कर रही है तो एक चीज उसको सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि या तो पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर पब्लिक सेफ्टी को कोई थ्रेट हो। अब पब्लिक इमरजेंसी क्या होगी, देखिए पब्लिक इमरजेंसी वुड मीन द प्रिवेलिंग ऑफ अ सडन कंडीशन और स्टेट ऑफ अफेयर्स अफेक्टिंग द पीपल एट लार्ज कॉलिंग फॉर इमीडिएट एक्शन। तो पब्लिक इमरजेंसी आपातकाल का मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसके अंदर कोई ना कोई फैसला लेना आवश्यक है, ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रही है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर सरकार को पता चला कि एक टेररिस्ट ग्रुप है जो अभी बॉम्बिंग करने जा रहा है, अब सीधी सी बात है उन टेररिस्ट को रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन चाहिए, ठीक है, प्लस जब ये टेररिस्ट ग्रुप बॉम्बिंग करेगा तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को इंपैक्ट करेगा, तो ये पब्लिक इमरजेंसी हो गई। उसी प्रकार से पब्लिक सेफ्टी को जब थ्रेट हो तो पब्लिक सेफ्टी क्या होता है, पब्लिक सेफ्टी मींस द स्टेट और कंडीशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डेंजर एंड रिस्क फॉर द पीपल एट लार्ज। तो पब्लिक सेफ्टी का मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर जो पब्लिक है उसको कोई रिस्क, कोई डेंजर, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो जब पब्लिक सेफ्टी को थ्रेट होता है मतलब पब्लिक एट लार्ज को खतरा किसी ना किसी कार्य से होता है या फिर कोई पब्लिक इमरजेंसी आन पड़ी है, सिर्फ इन्हीं कंडीशन के अंदर राज्य अपनी
राइट टू टैपिंग, या यूं कह सकते हैं कि द पावर टू टैप फोन की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोर्ट ने तो इस हद तक कहा कि when either of these two conditions are not in existence, the central government or the state government or the authorized officer cannot resort to telephone tapping even though there is satisfaction that it is necessary to do so in interest of sovereignty and integrity of India. कोर्ट ने समक्ष तौर पर कह दिया कि भैया पब्लिक सेफ्टी को खतरा और पब्लिक इमरजेंसी होना आवश्यक है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो चाहे स्टेट की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो रहा हो, लेकिन फिर भी टेलीफोन टैपिंग सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि टेलीफोन टैपिंग मींस वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो वॉल्यूशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी मीन वॉल्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ। वॉल्यूशन ऑफ राइट टू लाइफ कब किया जा सकता है? जब सरकार प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करे। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है कि सरकार पब्लिक सेफ्टी के थ्रेट और पब्लिक इमरजेंसी के केस में ही अपनी राइट टू या पावर टू फोन टैपिंग को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है जजमेंट का। आपको मैंने लॉ बता दिया, आपको मैंने जजमेंट्स बता दी इस केस के अंदर। अब इस केस के अंदर देखते हैं कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। मद्रास हाई कोर्ट ने पहली बात तो कहा कि इस केस के अंदर जब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोन टैपिंग का ऑर्डर इशू किया तो उस वक्त कोई पब्लिक इमरजेंसी या थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी था ही नहीं। इस केस के अंदर सीधा सीधा क्या चल रहा था? इस केस के अंदर एक ब्राइब का इंसिडेंस हो रहा था, रिश्वत ली जा रही थी। एक व्यक्ति एक सरकारी अधिकारी को, इनकम टैक्स ऑफिसर को रिश्वत दे रहा था। तो कोर्ट कहता है कि ये सिचुएशन जो है वो इतनी बड़ी नहीं है कि इससे पूरे के पूरे समाज को खतरा पहुंचे, ये इससे समाज के एक बड़े तबके को खतरा पहुंचे। कोर्ट सेड कि इस केस के अंदर ना तो कोई पब्लिक सेफ्टी को खतरा था, ना ही पब्लिक इमरजेंसी को। जो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी को खतरा था ही नहीं, तो सरकार के पास या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार ही नहीं था फोन टैपिंग के ऑर्डर्स को इशू करने का। पहली चीज देखिए, The Madras High Court held that the interception order does not fall either within the rubric of public emergency or in the interest of public safety. पहली चीज। दूसरा जो रिक्वायरमेंट था, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, रूल 419 सब रूल 17 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 का, वो प्रोसीजर रूल्स कह रहे थे कि एक बार फोन टैपिंग के जो ऑर्डर इशू हुए और उसके पश्चात फोन टैपिंग हुई तो उसके पश्चात उन ऑर्डर्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा एक रिव्यू कमेटी द्वारा। देखिए, मैंने आपको बताया था रिव्यू कमेटी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स होंगे, सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन होंगे, और वो देखेंगे कि ये जो टैपिंग ऑर्डर इशू किए गए हैं ये क्या स्ट्रिक्टली सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट प्लस सब रूल 419 सब रूल 1 के तहत किए गए हैं। अब इस केस के अंदर जब फोन टैपिंग के ऑर्डर इशू हुए, इसके पश्चात फोन टैपिंग हुई, तो ये फोन टैपिंग के ऑर्डर को रूल 419 सब रूल 17 की प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। मतलब इस टैपिंग के ऑर्डर्स को रिव्यू कमेटी के समक्ष रखा ही नहीं गया। हालांकि यह रूल 419 सब रूल 17 एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इस केस के अंदर सरकार ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं किया। दैट मीन्स वो टैपिंग ऑर्डर्स थे वो रिव्यू कमेटी के समक्ष रखे ही नहीं गए। तो इस आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने इन टैपिंग ऑर्डर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। द कोर्ट सेड कि ये जो टैपिंग ऑर्डर्स है, इंटरसेप्शन ऑर्डर्स है, पहली बात तो ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, बिकॉज सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट स्पष्ट तौर पर कहता है कि फोन टैपिंग सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी और थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी के केसेस में इशू की जा सकती है। पहला तो यहां पर ना तो कि पब्लिक इमरजेंसी है, ना ही थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी है। दूसरा, आपने जब टैपिंग ऑर्डर इशू कर दिए तो रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 419 सब रूल 17 को पूरा करो। उन टैपिंग ऑर्डर को ये रखो रिव्यू कमेटी के समक्ष, ताकि रिव्यू कमेटी जो है यह समीक्षा कर सके कि ये टैपिंग ऑर्डर जो है वो कानून के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि दिए गए हैं नहीं। तो कोर्ट सेड कि ना तो इस केस के अंदर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट अट्रैक्ट हो रहा था, ना ही सरकार ने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो दैट मींस द ड्यू प्रोसीजर बाय लॉ सरकार ने फुलफिल ही नहीं किया। और आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ
मतलब राइट टू प्राइवेसी को तभी वॉयलेट किया जा सकता है जब सरकार प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करे। क्योंकि इस केस के अंदर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो ही नहीं किया गया, इसीलिए दिस वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, इसीलिए दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। So the intercepted conversations collected pursuant to the impugned order in violation of section 5 subsection 2 and rule 419 sub rule 17 shall not be used for any purpose whatsoever। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार द्वारा जारी किए गए इस टैपिंग ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया। दूसरा कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस केस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसको यूज नहीं किया जाएगा इन द कोर्ट प्रोसीडिंग बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय वॉयलेटिंग आर्टिकल 21। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने राइट टू प्राइवेसी प्लस फोन टैपिंग या इंटरसेप्शन का मैसेज इंटरसेप्शन के संबंध को समझने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि फोन टैपिंग किन परिस्थितियों के अंदर अलाउड है, किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर अलाउड है और सरकार को फोन टैपिंग करते वक्त किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ जुडिशरी चैनल। थैंक यू।